वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली नॉलेजेबल पॉइंट। तो वीक में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, मेन फोकस किया है हमने उन पार्ट पर, और वो सब क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले आज के कोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। आज से हम उत्तम समय के इंतजार में अच्छे कार्यों को टालने की बजाय आज से ही करें। मतलब अगर हमें किसी काम को करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें काम को स्टार्ट करना चाहिए। चले आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? और ऑप्शन जो आपके पास है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी झारखंड। तो हमारे पास जो राइट आंसर है उसका नाम है ऑप्शन सी हरियाणा। यहाँ पर हमने हरियाणा के ज़िलों को दिखाने की कोशिश की है। करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सारे हरियाणा के ज़िले हैं जो दिल्ली बॉर्डर से सटे हुए भी हैं। चलिए सेकंड इसके और ऑप्शन पे आते हैं, इसकी डिटेलिंग पे आते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में आयातित पटाखों को रखने और बेचने को अवैध घोषित किया है। इस संबंध में जिलों के उपायुक्तों को निर्देश भी जारी किए गए। निर्देशों में साफ कहा गया है, यदि किसी भी के पास भी आयातित पटाखे पाए जाते हैं तो वह बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पटाखों की बिक्री के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस हासिल करना होता है। आपको पता है ऐसा क्यों किया गया है। पढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी ओम पुरी, और ऑप्शन डी है अनुपम खेर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ओम पुरी, जो दिवंगत अभिनेता हैं जिनकी अभी कुछ समय पहले जिनकी डेथ हुई थी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग और हम करते हैं। तो ओम पुरी, दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 भाषाओं से 110 से ज़्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है। ओम पुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं के रूप में होती है। IIFB एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से सामान्य संबंधों का निर्धारण करके सांस्कृतिक संबंधों पर कब्जा करना है, यानी कि वो प्रमोट करना चाहते हैं IIFB। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पर। चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है आपके पास MS धोनी, ऑप्शन बी है शेन वॉटसन, ऑप्शन सी है डेवन ब्रावो, ऑप्शन सी है फॉफ डू प्लेस। तो राइट ऑप्शन है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन की हंसती हुई फोटो। चलिए आगे इसकी डिटेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी तो शेन वॉटसन है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। यानी वो T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या फिर टेस्ट मैच हो। IPL में कई बार धुआंधार परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। उन्होंने 145 मैचों में 3874 रन बनाए हैं और 92 विकेट भी अपने नाम लिए हैं, यानी कि वो ऑलराउंडर है। उन्होंने IPL में 4 सेंचुरीज भी मारी हैं और बेहतरीन फील्डिंग के लिए उनको 40 कैच भी अपने नाम किए हैं। चेन्नई ने 2018 में बोली लगाकर उनको अपने टीम में शामिल किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 5 नवंबर, ऑप्शन बी है 6 नवंबर, ऑप्शन सी है 7 नवंबर, और ऑप्शन डी है 4 नवंबर। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि सुनामी होता क्या है। तो सुनामी समुद्र की लहरों का ऊपर आने की घटना को ही सुनामी कहा जाता है। सुनामी आने के पीछे एक्चुअल कारण जो होता है वो होता है कि भूकंप का आना। जब भूकंप की तरंगें या भूकंपी लहरें समुद्र में आती हैं तो उस कारण समुद्र की लहरों का तेजी से ऊपर उठ के आगे बढ़ने की घटना को ही सुनामी कहा जाता है। तो ये है आपका क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें आपको बताना है कि ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। वैसे अगर बात करी जाए तो समय समय पर जगह जगह सुनामी आया करते हैं, और जापान एक ऐसा देश है जो अक्सर सुनामी से ग्रसित रहता है। हम पेपरों में, न्यूज़पेपर में अक्सर ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो आते हैं अब अपने क्वेश्चन के आंसर पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 नवंबर।
और अब इस क्वेश्चन की डिटेलिंग के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जान और माल को बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों का निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिसने स्थानीय आपदा जोखिम में कमी आ सके। जापान में सुनामी शब्द को सबसे पहले 1000 साल पहले इसका उपयोग हुआ था। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिससे सुनामी के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसको महिला टी20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी जियो, ऑप्शन सी पेटीएम और ऑप्शन डी है फोन पे। तो अब इनमें से जो राइट आंसर है, यानी कि बीसीसीआई ने जिसको टाइटल स्पॉन्सरशिप दी है, उसका नाम है जियो। यस, हमारे पास जो राइट आंसर है वो है जियो, और जियो को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। जियो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इस समय बन गई है, और जियो मुकेश अंबानी ग्रुप की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में जियो को महिला टी20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। बता दें, महिला टी20 चैलेंज का आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच शारजाह में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स भाग लेंगी। ये टीमें एक बार में आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगी और फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। इसके एक दिन बाद आईपीएल का फाइनल भी होना है। चलिए आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 100% और ऑप्शन डी है 50%। तो जो ई वाहनों पर छूट है वो 100% है। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% छूट दी है। अब इस क्वेश्चन की डिटेलिंग पर बात करते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कार में छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चलित वाहन अब और तेज गति से दौड़ेंगे। बैटरी चलित वाहनों पर साल 2022 में तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी गई है। हुंडई के उपाध्यक्ष बीसी दत्ता ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% छूट की घोषणा की गई थी। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हुआ है। पिछले साल जुलाई में 25.3 लाख के शुरुआती मूल्य पर हुंडई ने अपनी कार बेची थी, और हुंडई ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार कोना को लॉन्च किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किस नेपाली सेना के जनरल को मानद रैंक से सम्मानित किया है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी सीडीएस जनरल विपिन रावत और ऑप्शन डी भारतीय सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे। हमारे पास जो राइट आंसर है वो मेजर मुकुंद नरवणे का है। अब इस पॉइंट के बारे में थोड़ी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो डिटेल के बारे में जाते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इससे भारत और नेपाल के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। जनरल मुकुंद नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को जनरल विपिन रावत के बाद भारतीय सेना का प्रमुख पदभार संभाला था, और वे भारतीय सेना के एक 4 स्टार जनरल तथा भारतीय सेना के 28वें प्रमुख जनरल भी हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा 8वां क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है ताइवान और ऑप्शन डी है आपका चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ताइवान। अभी चाइना और ताइवान की कुछ वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, जिसमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ताइवान को। चलें आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेलिंग पे बात करते हैं। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है। अमेरिका ने अक्टूबर 2020 के अंत में ताइवान को हार्पून मिसाइल सिस्टम की बिक्री की मंजूरी भी दी थी। चीन के वर्तमान सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने ताइवान पर दावा करती है कि वो उनका है, जबकि साल 1949 में
गृह युद्ध के दौरान ताइवान चीन की मुख्य भूमि से अलग हो गया था, यानी कि चीन और ताइवान का कोई भी रिलेशन नहीं, लेकिन ताइवान के ऊपर चीन जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश भी करता रहता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? आपका ऑप्शन है पीएनबी, नंबर 2 है भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई और ऑप्शन डी है कैनरा बैंक। तो जो राइट आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो वर्ष 2020 और 21 में जुलाई सितंबर की दूसरी तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक का लाभ 52% बढ़कर 47,474 करोड़ रुपए हो गया है। एसबीआई समूह की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही के दौरान 95,373 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल पहले समान अवधि में 89,347 करोड़ रुपए थी। बैंक ने बताया 30 सितंबर 2020 तक कुल कर्ज के मुकाबले उसकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए घटकर 5.28% रह गईं, जो एक साल पहले की समान अवधि में 7.19% थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओपन इरा 1000 मैच की जीत दर्ज कराने वाली चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है डोमिनिक थिएम, ऑप्शन सी है एंडी मरे और ऑप्शन डी है राफेल नडाल। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानते हैं। और जो ओपन इरा 1000 मैच में 1000 जीत दर्ज कराने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं राफेल नडाल। चलें इसकी डिटेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। राफेल नडाल ने 4 नवंबर 2020 में फेलिसियानो लोपेज को हराकर अपना 1000वां टू स्टार मैच जीत लिया है। वो रोलेक्स पेरिस मास्टर के तीसरे दौर में भी पहुंच गए। इसके साथ ही स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ओपन इरा में 1000 मैच जीतने वाले भी वो खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों को जीता है। ये टेनिस के अलावा फुटबॉल खेल में भी गहरी रुचि रखते हैं। इनका जन्म 3 जून 1986 में स्पेन में हुआ था। राफेल नडाल ने पहला अपना ग्रैंड स्लैम 2005 में जीता था। तो राफेल नडाल बड़े खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ हम आज के अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। हमें उम्मीद है आपको आज की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हम लोग वीकली करंट अफेयर के नॉलेजेबल पॉइंट्स लेके आएँ। अगर हम इस कोशिश में सफल हो रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छा कंटेंट, अच्छी न्यूज़ लाने का फुल प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।